लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सिंपल होता है एकदम। क्या बोला, ये जो प्रैक्टिकली देखा गया, रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया गया, तो ये पाया गया कि इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही वो रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होता है, ऑल आर, जो भी हैं, आर ऑलवेज कोप्लेनर, वो हमेशा कैसे होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। बस ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। कोप्लेनर बोलने का मतलब है एक ही प्लेन में होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मिरर है, अब देखो ये जो मिरर है जो मैं बना रहा हूं प्लेन मिरर, ये बेसिकली ऐसे रखा होगा हमारे सामने, सामने से देख रहे तो ऐसे दिख रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखेंगे तो हमें सामने से देखने पे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बट बेसिकली मिरर तो ऐसा है ना, सामने से इधर देखोगे तो सामने दिखेगा। तो इधर से हम ऐसे सामने खड़े मिरर के, तो ये मिरर है, तो मिरर तो बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है। अब एक लाइट रे हमने क्या किया, बोर्ड के अलोंग, बोर्ड से टच करते हुए एक लाइट रे यहाँ पे डाली। दिस इज द इंसिडेंट रे। ये हो गया पॉइंट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया नॉर्मल। तो जो दूसरी लाइट रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, वो एक तो एंगल इक्वल होंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो, देखो ये थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, कह रहा है ये तीनों कौन कौन सा, ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, इसको भी मैं यहाँ पे अभी डार्क बना रहा हूँ, कुछ काम है इसलिए। ON, ये तीनों के तीन जो है, मतलब कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल आर विल बी कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। समझे कि नहीं? एक ही प्लेन मतलब ये तीनों बोर्ड पे ही होंगे। अगर हमने इंसिडेंट रे बोर्ड के अलोंग इस पे इंसिडेंट कराई है मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के अलोंग आएगी, नॉर्मल भी बोर्ड के अलोंग ही आएगा, बोर्ड को टच करता हुआ आएगा। ये है हमारा सेकंड लॉ। अब इसका देखो यूज क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग वेक्टर मान ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर आई कैप माना किसके अलोंग, इंसिडेंट रे के अलोंग, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर मान रहे आर कैप, और नॉर्मल के अलोंग मैंने ये मान लिया वेक्टर एन कैप। ध्यान से समझिए। तो यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है जिसपे क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिजिक्स में कहीं से भी बन सकता है, तो हमें जहां से भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है वो हमें अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये तो लॉ हो गया, किसी से भी पूछोगे बता देगा आपको कि भाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आप बोलोगे भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कोप्लेनर होते, ये बात सही है, बट उस कोप्लेनर होने से रिजल्ट क्या मिला हमें, हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वेक्टर बनाया, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम यहां पे ध्यान से समझिए, आई कैप क्रॉस एन कैप करें, ध्यान से समझना, आई क्रॉस एन किया तो आई कैप जो है हमारा इधर जा रहा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन, मतलब आई कैप की डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, तो आई कैप की डायरेक्शन ये है, एन ये है। तो अगर आप वेक्टर पढ़े हो, वेक्टर का जो नॉलेज है जिसको, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे करके। तो आई इधर था, एन इधर, आई क्रॉस एन किया हमने, ऐसे टर्न किया फिंगर को, आई क्रॉस एन परपेंडिकुलर आया किसके, बोर्ड के। फिर से समझो, आई इधर है, ये डायरेक्शन आई कैप का, तो आई कैप इधर, नॉर्मल इधर, तो हम आई क्रॉस एन कैसे करेंगे, इस टाइप से आई क्रॉस एन करेंगे, परपेंडिकुलर आएगा किसके, बोर्ड के। बोर्ड पे क्या है, आर कैप, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है, आर कैप जो है यूनिट वेक्टर, वो बोर्ड पे है, और जो आई क्रॉस एन आया वो बोर्ड के परपेंडिकुलर आया। वेक्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब आई क्रॉस एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू आर कैप आ गया। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां से रिजल्ट हमें क्या मिला कि आई कैप क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप विल बी 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यहां से आपका ध्यान रखिएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, आई क्रॉस एन डॉट आर, तो 0 होगा, वेक्टर का प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर हम देखें, कोई भी दो
वेक्टर उठा लो इसमें से, मैंने आई क्रॉस एन डॉट आर किया। अगर मैं आई क्रॉस आर करूं, देखो आई इधर है आर इधर है, आई क्रॉस आर करेंगे फिर से परपेंडिकुलर आएगा किसके, एन के। तो जो हमारा आई क्रॉस आर होगा विल बी परपेंडिकुलर टू एन कैप, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अगेन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप अगेन विल बी 0। तो ये भी वैल्यू सिमिलर हो गई इसके, क्लियर। ऐसे ही अगर हम दूसरा और क्या बच रहा हमारे पास, एन आर, तो अगर हम आर क्रॉस एन कर दें, यहां से देखो आर इधर है एन इधर है, आर क्रॉस एन किया परपेंडिकुलर टू आई, आर क्रॉस एन, आर इधर एन इधर, आर क्रॉस एन किया, थंब किधर आ रहा, बोर्ड से परपेंडिकुलर आई कैप के परपेंडिकुलर है। तो अगेन हमें और क्या मिलेगा रिजल्ट, ऐसे ही कि जो हमारा आर कैप क्रॉस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप। तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, आर कैप क्रॉस एन कैप डॉट आई कैप विल बी 0। तो ये हमें देखो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। तो ये सेकंड लॉ जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, देखो इतना सारा, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी बता के बंद कर दिया, नहीं, जो क्वेश्चन बनते वो भी हमने समझे यहाँ से, ठीक है, नोट करिए। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो जो अभी मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको। ऑप्शन ए आई क्रॉस आर डॉट एन कैप इक्वल्स 0। ऑप्शन बी आई क्रॉस एन इज पैरेलल टू आर कैप, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, ठीक है। ऑप्शन सी आई क्रॉस आर क्रॉस एन इज परपेंडिकुलर टू आई कैप। ऑप्शन डी बोल दिया कुछ कि आर क्रॉस एन इक्वल्स टू कुछ भी डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू बोल दी कि 1 होगा 1। तो कौन सा इनकरेक्ट है, देखो ध्यान से, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, अभी पढ़ा हमने, ये भी ट्रू है क्योंकि परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या बोल रहा कि ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल तो होता नहीं, और इसकी वैल्यू 1 नहीं 0 होती है। तो इनकरेक्ट इसमें 2 हो गए, एक ये एक, तो ये मल्टीपल करेक्ट बता दिया मैंने जानबूझ के। अगर आपको सिंगल करेक्ट, इसी क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट करें तो अभी तो मल्टीपल करेक्ट हो गया, अगर सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर दे तो हम इसको भी क्या दे देंगे, सेकंड क्वेश्चन 0 हो गया। तो ये सही हो जाएगा, अब सिर्फ ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस देखते हैं रिफ्लेक्शन के, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल नहीं हुए अभी तक, थ्योरी ही हो रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी रहता है पता है आपको, तो मैं कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं। चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कौन कौन सी चीजें चेंज होती वो देखने। तो जैसे मान लो कोई लाइट आई, मिरर से टकराई, ये इंसिडेंट रे है, बार बार डायग्राम देखो बनाना पड़ रहा है कि विदाउट डायग्राम को कोई मतलब नहीं। ये इधर आई, दिस वन इज थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब खुद से सोचो, ये जो भी मीडियम रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस मीडियम इज एयर, तो लाइट का जो स्पीड होता है, वेवलेंथ होता है, ये सब मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आपने अगर याद हो एक फॉर्मूला होता है लाइट की स्पीड का, v इक्वल सी बाई म्यू, ये स्पीड होता है, और v इक्वल्स एफ लैम्डा, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है। लाइट यहां से आई, कोई सोर्स था यहां हमारा, इससे लाइट आई, टकराई, वापस हुई, क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, समझो ध्यान से। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। किसी भी वेव या किसी भी लाइट की अगर बात करें, लाइट सोर्स, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे। तो जब ये सोर्स पे डिपेंड करेगा तो ये चेंज नहीं होता है, ये रहता है अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज्ड रहता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। ओके, फिर बात आती है स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड चेंज होगी,
स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट के स्पीड की अगर बात करें तो हमें पता है v इक्वल सी बाई म्यू। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लाइट आई, यहां पे टकराई, वापस गई, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है। एयर से आ रही थी, एयर में वापस जा रही है। मीडियम इज नॉट चेंजिंग, हेंस स्पीड विल नॉट चेंज। स्पीड भी कैसी रहेगी? अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। वेवलेंथ की अगर बात करें हम तो अभी हमने पढ़ा v इक्वल्स एफ लेमडा। v इक्वल्स एफ लेमडा, ना तो हमारा f चेंज हुआ ना ही v चेंज हुआ। f इज फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, स्पीड मतलब v। तो देखो f भी चेंज नहीं हो रहा, v जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो लेमडा अपने आप चेंज नहीं होगा, तो अनचेंज्ड ये भी रहेगा। ठीक है, किससे? इन दो फॉर्मूले के हेल्प से ये सारे रिजल्ट हम यहाँ पे निकाल ले। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि क्या इसका एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी चेंज होगा क्या? एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, तो देखो लाइट कहीं भी टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी का मतलब है कि रिलेटेड टू, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये चीज रिलेट होती है किससे? इसकी एनर्जी से। तो लाइट आई, मिरर से टकराई या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराई, कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर एब्जॉर्ब होगा। आइडियल रिफ्लेक्शन अगर कहें तो बात अलग है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी आइडियल केस में, बट जनरली रियल में कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, बची हुई वापस जाएगी। भले 10% एब्जॉर्ब हो, 20% एब्जॉर्ब हो, बाकी की 80% वापस आए। रियल केसेस में ऐसा होता है। तो आइडियल केस में चेंज नहीं होगा, बट रियल में क्या होगा? जो हमारा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इन रियल केसेस आई एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी और ए इज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, ये क्या कर जाते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। बट आइडियल केस में एज्यूम करते कि सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। तो आइडियल केस पॉसिबल होता नहीं, रियल में पता है आपको। तो ये कुछ चेंजेज हुए। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेज में कितना चेंज होगा। लाइट जब आएगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या फेज में चेंज मिलेगा? तो देखते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज इन फेज। चेंज इन फेज, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी लाइट टकरा रही है, वापस आ रही, तो कहां से टकरा रही है? तो फर्स्ट वन इज, अगर मिरर है, दिस इज अ मिरर, तो ये बेसिकली रिजिड हो गया। क्या हो गया? रिजिड सरफेस से जब भी लाइट ऐसे आएगी, टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा यहां से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया। तो जब भी रिजिड सरफेस से मिरर हुआ या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ, उससे टकरा के जब भी लाइट रे वापस आएगी, तो हमेशा फेज में चेंज मिलेगा। कितना? पाई रेडियन या 180 डिग्री का फेज चेंज आएगा रिजिड के केस में। बट सेकेंड केस, सॉफ्ट बाउंड्री है, दो मीडियम है और उनको सेपरेट करने वाली बाउंड्री सॉफ्ट, मतलब ऐसे, ध्यान से समझिएगा, ये इधर है वाटर, इधर है एयर। तो अगर देखो तो वाटर इज डेंसर देन एयर। लाइट ऐसे आई, यहां पे इस सरफेस से टकराई और ऐसे आ गई, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी, ये रिफ्रैक्शन पड़ेगी। ये जो लाइट जा रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कुछ पोर्शन इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है, वो अलग बात है। ये थीटा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये जो बाउंड्री पड़ेगी, दिस इज नोन एज सॉफ्ट सरफेस या सॉफ्ट बाउंड्री। यहां पे रिजिड था, यहां सॉफ्ट है। इस केस में कोई भी फेज चेंज नहीं मिलता। दिस इज इन दिस केस डेल्टा फाई इज 0। यहां से एक एनालिटिकल क्वेश्चन बनेगा कि जब रिजिड बाउंड्री से टकराएगी तो फेज में चेंज 180 डिग्री या पाई रेडियन, सॉफ्ट बाउंड्री से टकरा के वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो उस केस में फेज में कोई चेंज नहीं मिलता, डेल्टा फाई इज 0। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस देखते हैं हम पहले, ठीक है। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस,
हम यहाँ पे सिंपली प्लेन मिरर की बात करेंगे। जनरली प्लेन सरफेस की जब भी बात करते हैं तो आइडियल केस जो रहता है, हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए वो प्लेन मिरर ही लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? सिंपली एक ग्लास शीट रहता है जिसमें एक तरफ हम सिल्वरिंग कर देते हैं, ठीक है, किसी मेटल से सिल्वरिंग कर दिए तो उधर का क्लोज कर दिया, लाइट क्रॉस नहीं करेगी, तो ये एज अ मिरर बिहेव करता है, ठीक है। दिस इज अ मिरर, प्लेन मिरर। हम इसमें कुछ टर्म्स समझने हमें प्लेन मिरर से रिलेटेड। सबसे पहले एक केस देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज नॉर्मल इंसिडेंस। कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब लाइट